हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सभी के बीच ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। साथियों, आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी ग्राम पंचायत अधिकारी बनने की सही दिशा में चल रही होगी। एक सटीक रणनीति और एक मेहनतकश आपका कार्य आपको सफलता की तरफ आगे बढ़ा सकता है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि एक एक कदम बढ़ाकर हम अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आप सभी के बीच ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा को पास करने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनमें से ये रहा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है जिला पंचायत के सदस्य, ऑप्शन बी है क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ऑप्शन सी है ग्राम सभा के सदस्य, ऑप्शन डी है लोकसभा के सदस्य। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। आप लोग सोचिए अपने दिमाग में, तब तक हम इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूं। साथियों, 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने जब 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उन्होंने प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 पास किया था। और उस अधिनियम की जो क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 है, उसकी धारा 19 में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक प्रत्येक राज्य में जिला पंचायत होगा और प्रत्येक जिला में एक जिला पंचायत होगा, और उसका अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे। ऐसा धारा 19 कहता है। धारा 19 कहता है कि प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो आपको उसका उत्तर पता चल गया होगा। तो इसका उत्तर होगा जिला पंचायत के सदस्य। यह क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 19 इस बात को कहती है कि जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वह अपने में से ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। आशा करता हूं कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? तो साथियों, आपको मालूम होगा कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में पेश किया गया था, और वह 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत देश में लागू हो गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अपने संविधान में 16 अनुच्छेद जोड़े गए। तो उसी 16 अनुच्छेद में एक अनुच्छेद है 243 आई। 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, और उसमें बताया गया है कि राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण विधानमंडल करेगी, यानी कि संबंधित राज्य करेगा। यानी कि राज्यों को अधिकार दे दिया गया है। यूं तो आपको पता होगा साथियों कि जो पंचायत विषय है वह राज्य सूची का विषय है। तो जब राज्य सूची का विषय है तो राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण भी राज्य को ही करना है। और राज्यों के लिए कानून कौन बनाता है? तो वह वहां की विधानमंडल बनाती है। कहीं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर बनाती हैं, और जहां एक सदनीय है वहां पर केवल विधानसभा बनाती हैं। तो आपको इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विधान मंडल। तो अनुच्छेद याद रखिएगा, 243 आई में प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग होगा, ऐसा कहा गया है। और उसकी संरचना का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देशित किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो साथियों, हम इसके सही उत्तर पर पहुंचे उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि संविधान सभा के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, आपको पता होगा कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान सभा में एक चर्चा शुरू हुई कि
पंचायत व्यवस्था को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। तो जितने गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं वह कह रहे थे कि ग्राम पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। वहीं अंबेडकर जी जैसे लोग थे, उनकी एक शंका थी कि इससे सांप्रदायिकता का जातिवाद का बोलबाला हो जाएगा, इसलिए वह इस व्यवस्था को अभी संविधान में नहीं स्थान देना चाहते थे। परंतु इन दोनों के बीच एक मध्य की सहमति बनी और के संथानम समिति की सिफारिश पर। साथियों, इंपॉर्टेंट है कि के संथानम समिति की सिफारिश पर भाग 4 और अनुच्छेद 40, भाग 4 यानी नियत नियेशक तत्व जिसे हम बोलते हैं संविधान का भाग 4, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में संग्रहित किया गया है, उसे नीति तत्व कहते हैं। वहां पर अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर है भाग 4। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है वैधानिक स्थिति। इसका सही आंसर ये नहीं होगा साथियों, इसको हटा देता हूं। ये गलती से यहाँ पे हमको लग रहा है क्लिक हो गया है साथियों। तो इसका सही आंसर हाँ, तो स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है वैधानिक स्थिति, ऑप्शन बी है कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, ऑप्शन सी है केंद्रीय नियंत्रण, ऑप्शन डी है राज्य का नियंत्रण। तो साथियों, आपको पता होगा कि स्थानीय शासन का मतलब है पंचायतों की व्यवस्थाएं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था वर्तमान समय में लागू है। तो हम इन तीनों विशेषताओं में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वैधानिक स्थिति यानी स्थानीय शासन को वैधानिक मान्यता मिल चुकी है। तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल मिल चुकी है। 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से वैधानिक स्थिति। अब ऑप्शन बी है कर आरोपित करने की शक्ति। तो जी हाँ, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है उनमें कर आरोपित करने के लिए पंचायतों को अधिकार दे दिया गया है। वहां से वह कर भी अपने जनता पर आरोपित कर सकते हैं, यानी कर लगा सकते हैं। ऑप्शन सी है केंद्रीय नियंत्रण। तो यह बिल्कुल गलत बात है। स्थानीय स्वशासन केंद्रीय व्यवस्थाओं को बढ़ावा न देते हुए वह विकेंद्रीकरण की बात करता है। साथियों, वह विकेंद्रीकरण की बात करता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में फिर से एक बार कमेंट करके बताइए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो साथियों, केंद्रीय नियंत्रण तो बिल्कुल इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि इसकी जगह होना चाहिए विकेंद्रीकरण। ऑप्शन डी है राज्य का नियंत्रण। तो बिल्कुल साथियों, जो हमारा स्थानीय शासन है वह राज्य सूची का विषय है और इस प्रकार हमारा जो स्थानीय शासन है वह राज्य के नियंत्रण में आता है और राज्य विषय का सूची है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय नियंत्रण। हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति के संस्तुति पर पंचायती राज को लागू किया गया था? उसके अध्यक्ष हैं। आपको बताना है साथियों कि कौन सी समिति जिन्होंने भारत में पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने की वकालत की थी, उस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है जीवराज मेहता, ऑप्शन बी है चिमन भाई मेहता, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी है एल एम मेहता। एल एम का मतलब होता है लक्ष्मी मनु सिंघवी। एल एम का मीन्स है लक्ष्मी मनु सिद्धवी। तो साथियों, आपको एक रोचक तथ्य बता देते हैं आंसर बताने से पहले साथियों, कि जो एल एम सिंघवी जी हैं, जो वर्तमान में एक कांग्रेसी नेता हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी उनके फादर रहे हैं और एक जाने माने वकील रहे साथियों। और आपको एक रोचक तथ्य और बताते हैं कि जो अपने देश में प्रवासी भारतीय दिवस शुरू होता है वह इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। वैसे एल एम संघवी समिति, उसको भी समिति के नाम से जानते हैं। उन्हीं की सिफारिश पर 2003 से प्रति 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस भारत देश में मनाया जाता है। ये तो रहा हमारे एक आपको अलग की जानकारी दे दिया है, परंतु इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो इसके लिए आपको एक भूमिका बताते हैं। जब भारत देश आजाद हुआ तो आजादी के तुरंत बाद हमारे यहाँ सन 1902 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम अमेरिका की एक फोर्ट नामक एनजीओ के सहयोग से प्रारंभ किया गया था।
परंतु 5 साल बीतने के बाद इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जब कार्य समीक्षा की गई, तो उस कार्य समीक्षा को करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं। साथियों, 1 वर्ष कार्य करने के बाद 1958 में बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उनमें उन्होंने बताया कि जो सत्ता का केंद्रीकरण है, यानी कि जो केंद्र में बैठे लोग हैं, वह लोग वहीं से बैठकर योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, उनमें गाँव के लोगों की कोई सहभागिता ही नहीं है। इसी कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूर्णतः असफल रहा है। तो उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस समस्या को दूर करने के लिए अगर हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दें, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दें, तो पंचायत में इस योजनाओं का लाभ पहुंच सकता है। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 2 अक्टूबर 1961 को नागौर राजस्थान जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, पंचायतों को शक्ति प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार से, ऑप्शन बी है राज्य विधानमंडल से, ऑप्शन सी है राज्य पंचायती राज विभाग से, या ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय से। तो साथियों, जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा राज्य विधानमंडल। साथियों, आपको मैं बता चुका हूं कि संविधान में पंचायत राज व्यवस्था को जो 3 सूचियां जो में बांटी गई हैं भाग 7 में, वहां पर जो पंचायत विषय को रखा गया है वह राज्य के अंतर्गत रखा गया है, यानी यह राज्य सूची का विषय है। इसको याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। तो राज्य सूची का विषय होने के नाते राज्यों को यह शक्ति दे दिया गया है। 243 जी में कहा गया है राज्य सरकारों ने बताया कि 29 विषय पे यह कार्य करवा सकती हैं। तो यानी कि पंचायतों को जो पावर मिलता है, जो शक्ति मिलता है, वह उस राज्य के राज्य विधानमंडल से प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 243 जी यह पावर राज्य विधानमंडल को देता है कि यह पंचायतों को शक्ति प्रदान करे। ठीक है, तो अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 जी। और 29 विषय जो निर्धारित किए गए हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, उन्हीं पर यह राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्ति प्रदान कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। तो इसका सही उत्तर हो इससे पहले बताएं कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आखिर है क्या। तो साथियों, जब हमारे यहाँ कोरोना का वेव आया मार्च 2020 में, और जब दूसरी लहर आई 2021 में, तो उनमें तमाम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, अपने माता-पिता को खो दिया और वो अनाथ हो गए। तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए, उन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, या जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते, 18 साल के नहीं हो जाते, उनके जीवन यापन की जो समस्या थी, उसके निदान के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये योजना मई 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2021 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत की जो पात्रता है, वह उन बच्चे हैं जिनके माता पिता का देहांत कोरोना के कारण हो गया था। अगर इसका लाभ लेना होता था बच्चों को, तो वह उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनके माता पिता की डेथ कोविड से हो गई है। उसके लिए उन्हें कोविड का प्रमाण पत्र भी जमा करना होता है। उसके बाद 18 साल होने तक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इन सारे बच्चों की जिम्मेदारी ले रही है। सारे शिक्षा की जो जिम्मेदारी है, वह उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के माध्यम से हो गई है। तो आपको पता चल गया होगा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो शुरुआत हुई वो मई 2021 में इसका शुभारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत सहायक का प्रमुख कार्य नहीं है। इंपॉर्टेंट है, नहीं है। ऑप्शन ए है सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, ऑप्शन बी है राशन वितरण में कोटेदार का सहयोग करना, ऑप्शन सी है जन्म मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी है ग्राम सचिवालय का संचालन करना। तो साथियों, इसके उत्तर पर पहुंचने से पहले आपको बताते हैं कि पंचायत सहायक कौन होता है। साथियों, 2022 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले
उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ के युवाओं को एक तोहफा दिया और उन्होंने लगभग जितनी ग्राम पंचायतें 58,000 के आसपास ग्राम पंचायतें, उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक की तैनाती के लिए विज्ञापन निकाला था और इन पंचायत सहायकों को दिसंबर 2021 में नियुक्ति प्रदान की गई थी। कब साथियों? दिसंबर 2021 में इनको नियुक्ति प्रदान की गई। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है, जिनका वेतन 6,000 रुपए मात्र है। और साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि इनका जो संविदा का कार्यकाल होता है, यह 1 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक वर्ष इनके संविदा को बढ़ाया जा रहा है साथियों। ठीक है, तो दिसंबर 2021 में नियुक्त पंचायत सहायक का प्रमुख जो कार्य है, वह है ग्राम सचिवालय का संचालन करना। एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं, एज अ वीएलई विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जन सेवा केंद्र का संचालन भी पंचायत सहायक जी के द्वारा हो रहा है। तो इन चारों ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो हमारा ऑप्शन है सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। बिल्कुल, पंचायत सहायक की जिम्मेदारी है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं उनके लिए जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है उसे ग्राम सचिवालय पर स्वयं से पंचायत सहायक के द्वारा की जानी है। अगर कोई आम आदमी जानकारी नहीं जान पा रहा है तो उन तक जानकारी पहुंचाने का कार्य पंचायत सहायक का ही है। ऑप्शन बी को है राशन वितरण में कोटेदार का सहयोग करना। बिल्कुल नहीं, राशन वितरण कोटेदार का एक अलग काम है, वह अपना स्वयं कोटेदार राशन का वितरण करेगा, उससे पंचायत सहायक का कोई लेना देना नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी जन्म मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित करना। तो बिल्कुल साथियों, अभी हाल ही में संशोधन हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण संशोधन। जन्म मृत्यु पंजीकरण 1969 के अधिनियम में हुआ है। एक संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और उसके माध्यम से बताया है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण में पंचायत सहायक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो ग्राम पंचायत पर एक जो अधिकारी होता है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी, वह होता है ग्राम विकास अधिकारी, यानी ग्राम पंचायत सचिव जो होता है, ग्राम विकास अधिकारी भी इसे बोलते हैं, वह उसका प्रमुख अधिकारी होता है। अब उनको उनके बीच में एक उससे निचले पायदान पर पंचायत सहायक को एज अ इन्फॉर्मर यानी हिंदी बोले तो सूचक के रूप में पोर्टल पर जोड़ने की बात चल रही है और हालांकि इस बीच में जोड़ भी दिया गया है। सीआरएस पोर्टल जहाँ पे ये पंजीकरण होता है, वहाँ पर अब पंचायत सहायक क्या करेंगे, सारी डिटेलों को भरकर अपने गांव के जन्म लेने वाले लोगों की या मृत्यु प्राप्ति की सूचना सचिव तक पहुंचाएंगे। तो एज ए इन्फॉर्मर के रूप में जन्म मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित कराना भी पंचायत सहायक का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन डी है ग्राम सचिवालय का संचालन करना। तो बहुत महत्वपूर्ण इनका कार्य है यह कि ग्राम सचिवालय को खोलना, ग्राम सचिवालय को बंद करना और वहां पे जितनी सारी गतिविधियां हैं का संचालन करने का काम ग्राम सचिवालय कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो साथियों, इसके सही उत्तर पर पहुंचने से पहले आपको इस योजना के बारे में बता देते हैं। साथियों, यह योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वास्थ्य बीमा देने के लिए चलाई गई थी और इस योजना को भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग ऑर्गेनाइज कर रहा है यानी संचालित कर रहा है। तो साथियों, इसमें इसके तहत प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाना इसमें सुनिश्चित किया गया है। तो आपको बता दें कि 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड जिले से इस योजना का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में आयुष्मान कार्ड बनना प्रारंभ बहुत तेजी के साथ हो रहा है, जिनमें उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट रहने वाला है, करंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर होगा झारखंड, ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी दोनों तरह से या ऑप्शन डी मनोनीत किया जाता है। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि पंचायत समिति क्या होता है। तो पंचायत समिति का मतलब होता है क्षेत्र पंचायत। इसे हम संविधान में पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, या यूं कह लें अपने उत्तर प्रदेश की भाषा में बोलें तो इसे हम ब्लॉक कह सकते हैं, या जो इसके अध्यक्ष होते हैं उन्हें हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। पंचायत समिति का मतलब ब्लॉक हो गया, हमारा विकास खंड हो गया, और उसके 2 अध्यक्ष होते हैं, उन्हें हम ब्लॉक प्रमुख के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि या यूं साधारण बात में कह लें कि ब्लॉक अध्यक्ष का जो होते हैं, ब्लॉक प्रमुख के का चुनाव कैसे होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वह अप्रत्यक्ष होगा।
अब ये अप्रत्यक्ष कैसे होगा? तो अप्रत्यक्ष इस प्रकार से होगा कि प्रत्येक गांव में 2000 की आबादी पर एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का निर्धारण किया गया है। और प्रत्येक जब 2000 की आबादी पे एक क्षेत्र सदस्य नियुक्त होगा, उनका निर्वाचन होगा, तो वही क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग अपने ही में से किसी एक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चयन कर लेंगे। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष विधि से पंचायत समिति के अध्यक्ष यानी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। साथियों, आशा करता हूं कि आपको यह 10 प्रश्न और उनके साथ दी गई जितनी जानकारी है आपके तैयारी में काफी फायदेमंद रहने वाली हैं। साथियों, इन 10 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि कोई भी समस्या आपको तैयारी में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। साथियों, आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी को पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए होंगे और इस बार ग्राम पंचायत अधिकारी बनकर ही मानेंगे। तो इस प्रकार आप लोग अपनी तैयारी को सुरक्षित करिए। जहां भी जिस मोड़ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ सदैव खड़ा हूं। तब तक के लिए आप सभी से लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।